हेलो बच्चों आज हम लोग स्पर्श बुक के गद्यखंड का फर्स्ट लेसन दुख का अधिकार इसका सारांश करेंगे। इसके जो राइटर हैं यशपाल जी, वो उनका जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। बच्चों ये बहुत ही अच्छी और दिल को छूने वाली बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी के ज़रिए जो लेखक है वो बताते हैं कि देश में कितना अंधविश्वास है और अमीर और गरीब के बीच कितना भेदभाव है और किस प्रकार गरीब व्यक्ति की अपनी मजबूरियां होती हैं और अमीर व्यक्ति उनके प्रति किस प्रकार का भाव रखते हैं, किस प्रकार का अमानवीय पूर्ण व्यवहार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम आज की कहानी दुख का अधिकार। कहानी से पहले राइटर बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग किसी भी व्यक्ति की पोशाक देखकर हम उसको जज करते हैं, उसके कपड़े देखकर हम उसको कैटेगरी में बांट देते हैं, है ना। आप भी देखते हो ना कि किसके कपड़े अच्छे हैं तो ये अमीर होगा, किसी के कपड़े कम अच्छे हैं तो ये गरीब होगा, ये मिडिल क्लास है। हम लोग कितना कैटेगरीज में बांट देते हैं। आप भी ऐसे ही करते हो ना, है ना। अच्छा तू एडिडास के जूते लेके आया, हम लोग कितना इम्प्रेस हो जाते हैं ना। अच्छा तूने ये नाइकी के जूते लिए, कब लिए। तो ये सभी का है, मैं ये नहीं कह रही आप लोगों का। हम सभी लोग कपड़ों से, जूतों से, इन सब से हम जज करते हैं और उसको अपने आप वर्ग में, कैटेगरी में विभाजित कर देते हैं कि कौन ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, है ना, जज कर देते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि एक बाजार है, एक मार्केट में एक फुटपाथ पर एक बूढ़ी स्त्री एक टोकरी में काफ़ी खरबूजे रखकर बेचने के लिए बैठी हुई है। कुछ खरबूजे ज़मीन पर भी रखे हैं, लेकिन वो जो बूढ़ी स्त्री है वो अपने घुटनों पर सिर रखकर रोए जा रही है। अब इस तरह वो खरबूजे बेचेगी तो कौन खरीदेगा ना। जो राइटर है वो वहाँ देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि ये बेचने के लिए बैठी है लेकिन रो क्यों रही है। अब आसपास बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं जिन पर जो बड़े संपन्न दुकानदार बैठे हुए हैं वो उस बूढ़ी स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कई तरह के अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। लेखक को यह देखकर बहुत मतलब अजीब सा फील होता है। वो उसके दुख के बारे में जानना चाहता है। उसको उनकी बातें सुनकर कुछ समझ आता है, कुछ नहीं। अब वो लोग क्या बातें कर रहे थे, जैसे एक दुकानदार क्या कहता है, अरे क्या ज़माना आ गया है, लड़के को मरे एक दिन भी नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। बेहया मतलब समझते ना, शेमलेस। तो तभी एक और दुकानदार है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर अपनी जान दे देते हैं, इनके लिए खसम, लुगाई, बेटे बेटी, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। तो खसम लुगाई क्या होता है बेटा, खसम कहते हैं हस्बैंड को। ये लोकल गांव की भाषा जो होती है उसमें बोलते हैं इस तरह। लुगाई मतलब वाइफ को। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बस कमाने से मतलब है। और तीसरा बंदा क्या कहता है कि एक और परचून की दुकान पर एक व्यक्ति बैठा होता है। परचून समझते हैं ना, ग्रॉसरी स्टोर। तो उस पर एक व्यक्ति जो बैठा होता है वो कहता है कि अरे इनके लिए जीने मरने का कोई मतलब नहीं है तो ना हो, लेकिन दूसरे के धर्म ईमान का भी तो ध्यान रखना चाहिए। इनके घर में 13 दिन का सूतक है और इनसे कोई खरबूजे लेकर खा ले तो उसका दीन ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। तो बच्चों सूतक क्या होता है आपको नहीं पता होगा। जब बेटा घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक उसको वहाँ पर अपवित्र माना जाता है। पूजा पाठ के बाद उसके बाद वहाँ पर शुद्धि होती है या सब कुछ पवित्र होता है। तो 13 दिन तक माना जाता है कि शुभ नहीं है उनके घर में, तो उनके यहाँ का कोई कुछ खाना पीना सभी चीज़ें अशुद्ध हैं। तो इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि किसी को तो पता नहीं है कि इनके घर में सूतक है और ये यहाँ पर खरबूजे बेच रही है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका तो धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की लेखक बातें सुन रहा होता है और उसका मन होता है कि मैं इस स्त्री के पास बैठकर इससे जानूं कि क्या बात है, क्या हुआ, सब बातें वो अच्छे से जानना चाहता है। लेकिन जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, लेखक को भी क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हुई कि उसने भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। यही उस स्त्री से बात करने में अड़चन बन गया है। वो बात तो करना चाहता है लेकिन
उसका ईगो, उसकी जो कपड़े हैं इसमें रुकावट बन रहे हैं कि मैं इसके पास कैसे बैठी हूँ, वो तो थोड़ा निम्न गरीब श्रेणी की है, तो उसको ईगो आ रहा है, उसको बैठने में थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है कि मैं इसके पास बैठ कैसे सकता हूँ। तो इस वजह से वो हेजिटेट करता है उसके पास बैठने में, उसकी फीलिंग समझना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं इसके साथ बैठूंगा तो लोग पता नहीं क्या बातें करेंगे, या मैं थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े अच्छे हैं, तो मुझे इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन वो जानना चाहता है, तो वो आसपास की किसी दुकान पर जाकर पूछता है कि भाई इनके साथ क्या हुआ, ये क्यों रो रही हैं और लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो जानने के लिए उनसे पूछता है। तो वो लोग बताते हैं कि इस स्त्री का एक जवान बेटा था जिसकी उम्र 23 ईयर्स थी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे घर पर हैं, और शहर के पास इनकी 1.5 बीघा, मतलब 1.5 बीघा होता है बेटा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़मीन है जहाँ पर ये कछियारी करते थे। और उससे जो भी फ्रूट, कछियारी होता है बेटा कि छोटी ज़मीन पर बड़ी बड़ी गेहूं की और बड़े लेवल की खेती ना करके फल फ्रूट उगाए जाते हैं, उसको कछियारी कहते हैं। तो वो उस ज़मीन पर खरबूजे उगाता है और रोज़ सुबह सुबह तोड़कर उन्हें टोकरे में डालकर मार्केट में पहुंचा देता है, और कभी वो खुद बेचता था, कभी उसकी बूढ़ी माँ बेचती थी। उससे जो भी इनकम होती थी वो उससे अपने घर का खर्च चलाते थे, और इस प्रकार इनका गुजारा हो रहा था। लेकिन परसों जब सवेरे सवेरे इसका बेटा खरबूजे बेल से खरबूजे निकाल रहा था, तोड़ रहा था, कि तभी गीली मिट्टी में एक जो सांप था वो आराम कर रहा था। जैसे ही इसका पैर पड़ा उसने काट लिया और इसके पूरे शरीर में जहर फैल गया। अब जो बूढ़ी माँ थी वो घबरा गई, क्या करूं मैं, तो वो जाकर क्या करती है, ओझा को बुला लाती है। ओझा कौन होते हैं बेटा? अब यहाँ पर क्या है, बताया है ना कि अंधविश्वास, वो लोग ये नहीं कि काट लिया है तो डॉक्टर के ले जाए, नहीं, गांव में और अभी भी ऐसा होता है बच्चे, सांप ने काट लिया, ओझा को बुला लाई, उसने झाड़ फूंक किया, नाग देवता की पूजा की, उससे जहर थोड़ी उतरेगा। तो इस प्रकार, और उसके लिए करने के लिए जो ओझा था उसने अपनी दान दक्षिणा मांगी, घर में जो अनाज था, गेहूं था, वो भी उसमें खर्च हो गया। लेकिन इसके बाद भी इसका बेटा जीवित नहीं बचा, वो मर गया। अब जो घर में था वो उसके इलाज और दान दक्षिणा में खर्च हो गया। अब मर गया तो उसके क्रियाकर्म के लिए भी पैसा चाहिए। अब क्या करे, तो जितना थोड़ा बहुत बुढ़िया के पास चूड़ी, कंगन, छोटे मोटे जो वो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, छोटे मोटे गहने थे, उनको बेचकर उसने अपनी बेटे के क्रियाकर्म का इंतजाम किया। क्या करती वो, ऐसा जरूरी काम तो करने ही थे ना। तो इस प्रकार उसने अपने चूड़ी कंगन बेचकर अपने बेटे को विदा कर दी। अब बच्चे जैसे तैसे सो गए, सुबह उठे तो भूख से रोने लगे बच्चे। अब बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें भूख लगेगी। अब बुढ़िया क्या करे, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। और उसकी जो पत्नी थी बेटे की, उसको भी दुख से, अपने पति के जाने का इतना दुख हुआ और कि उसे बुखार हो गया, तेज बुखार में उसकी बहू तप रही थी, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। दुखी तो वो भी बहुत थी अपने बेटे के जाने से, लेकिन क्या करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी ना, बच्चों को कैसे करे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। तो वो क्या करती है, बच्चों को तो खरबूजे दे देती है काट कर खाने के लिए, और बाकी के खरबूजे टोकरी में रखकर बेचने के लिए चल पड़ती है, जिससे कि उन्हें बेचने से कुछ पैसे मिलें तो वो अपनी बहू के लिए दवा ले सके, कुछ खाने के लिए सामान ले सके, आटा दाल ले सके, है ना। लेकिन वो चली जाती है और फुटपाथ पर बैठ जाती है। लेकिन बेटे के जाने का इतना उसे भी दुख है कि वो बेच ही नहीं पाती, वहाँ पर बैठकर टोकरा रखकर बैठ जाती है और अपना सर घुटनों पर रखकर रोए जा रही, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर फिर हम वहीं आ जाते हैं कि ये स्टोरी पूरी राइटर ने उससे जान ली, इसके साथ क्या क्या हुआ, अब कि ये स्त्री क्यों रो रही है। आपने देखा बेटा, सब दुकानदार उसके बारे में अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कितनी जल्दी हम किसी को जज कर लेते हैं, है ना, होता है ना, हम उसके बारे में, वो जानते नहीं सभी लोग कि इस स्त्री की, इस बुढ़िया की कितनी मजबूरी है, ये क्यों बेचने आई है, ये कोई भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। सब उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना, और हेल्प कोई नहीं करना चाहता।
सिर्फ बोलना चाहते हैं। ऐसे ही आपने भी देखा है, हम लोग भी कई बार कुछ प्रॉब्लम हो गई, सड़क पर झगड़ा हो गया है ना, कुछ हो गया, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं और यहाँ ऐसा हो गया। भाई उससे क्या होगा वीडियो बना के डालने से? इसकी बजाय आप उसकी हेल्प करो ना, उसको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन बच्चों, आपको कहीं कुछ ऐसा होता है कि आप अगर किसी की हेल्प कर सको तो बेटा ज़रूर करना, ठीक है ना। हमें हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की जितना हो सके, आप लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते हो उतनी हेल्प करनी चाहिए। करोगे ना? मुझे बताओ कमेंट कर करके सब बच्चे कि आप बताओ कभी ज़िंदगी में आपने किसकी क्या हेल्प की। अभी आप फाइनेंशियली नहीं हो इतने इंडिपेंडेंट, तो आप अपने लेवल पर कर सकते हो। जैसे किसी की सड़क पार कराना, किसी का कोई छोटे भाई बहन को कुछ बताना हो, उसको कुछ समझा देना, कोई बाहर आपको कुछ सामान लाने के लिए बोल रहा है, बेटा मेरा ये ज़रा सा काम कर दो, उसकी हेल्प कर देना। तो हमारा इस तरह का नेचर होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपने कभी भी किसी की हेल्प की हो तो बताओ क्या क्या हेल्प की है, ठीक है। तो अब बच्चे हम वापस आते हैं कि जो राइटर है उसने उसके बारे में जान लिया और उसको बहुत दुख हो रहा है, और अचानक ही उसे अपने पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री की याद आ गई। वो अमीर थी और उसका भी एक बेटा, जवान बेटा गुजर गया था। तो वो किस प्रकार उसके शोक में, उसके दुख में 2.5 महीने तक पलंग पर दुख से बिस्तर पकड़ लिया था, मतलब पलंग से उठी ही नहीं। हमेशा डॉक्टर रहता था, हर वक्त उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और उसको हर 10 मिनट में मूर्छा आ जाती थी, मतलब वो बेहोश हो जाती थी। लोग उसके सिर पर बर्फ़ की पट्टियाँ रखते थे। तो लोग उसका दुख देख कर द्रवित हो गए, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा कि कितना दुख है इसे अपने बेटे के जाने का। और यहाँ पर लोग, ऐसा नहीं है, इस गरीब स्त्री को भी अपने बेटे के जाने का उतना ही दुख है, लेकिन वो दुख शोक को मनाने की उसको इजीनेस नहीं है, है ना। वो कैसे मनाए? अगर वो दुख मनाने बैठ गई या उसका मन नहीं है, उससे रोना आ रहा है, वो नहीं चाहती मार्केट में फल बेचने के लिए जाना, लेकिन क्या करे, बच्चे छोटे रो रहे हैं, उसकी बहू को बुखार है, तो फाइनेंशियली इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसे फल बेचने के लिए, खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना ही पड़ा। तो लेखक सोचता है कि दुख मनाने के लिए भी सुविधा और सहूलियत चाहिए, जिसका अधिकार गरीब को नहीं होता। वो गरीब शोक मनाने बैठ गया, दुख मनाने बैठ गया, तो उसकी जो जिम्मेदारी हैं, उसको जो उसकी गरीबी है, वो बैठकर शोक मनाने की इजाज़त नहीं देती। और यहाँ पर एक बात है बेटा कि जो राइटर है वो उसका दुख जानने के बाद लंबे कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल देता है और उस अमीर स्त्री के बारे में सोचता हुआ जाता है। और अपनी बहुत क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उस स्त्री को खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। यह जानकर लेखक दुखी अवश्य है, लेकिन वो भी उस स्त्री की किसी भी प्रकार से मदद नहीं करता। ये हमें ध्यान देते हैं तो हमें ये बात एक पता लगती है कि राइटर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हमने ये कहानी पढ़ी, आपको पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी, मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये कहानी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।